हेलो फ्रेंड्स, जीएस स्टडी हब में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में इसमें देखा था कि किस तरह से हम यहाँ पर हिस्ट्री को स्टार्ट किया है और हिस्ट्री में हम जो पढ़ रहे हैं वो पुर्तगालियों का आधुनिक भारत का चैप्टर जो है वो हम पढ़ रहे हैं। और आधुनिक भारत में भी हमने यहाँ पर जो देखा कि किस तरह से भारत में जो है यूरोपीय कंपनियाँ आना स्टार्ट हो रही हैं, उसको हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझने की कोशिश की थी। उससे इस डायग्राम के माध्यम से हमने ये देखा था कि किस तरीके से 1453 में जो भारत का संपर्क है वो यूरोप से टूटा हुआ था। कैसे टूटा था उसके बारे में हम पीछे की वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। आज जो हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसी क्या कंडीशन थी भारत के अंदर यूरोप में, जो लोग यूरोप की स्थिति ऐसी क्या थी जैसे कि मतलब एक खोज की तरफ बढ़ रहे थे कि दोबारा से जो है वो भारत को खोजा जाए। तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। 1453 में हमने ये देखा कि भारत जो है उसका संपर्क किस तरह से टूट गया था और एक जिसका नाम आता है उस्मानिया सल्तनत, वो उस्मानिया सल्तनत जो थी ठीक है, उस्मानियों ने, ये कहाँ के थे, तुर्की के थे। तो इन तुर्कियों ने किस तरह से जो है वो जो इस स्थल मार्ग के द्वारा जो था वो भारत का संपर्क जो था वो किस तरह से टूट गया था। यहाँ पर कुस्तुनतुनिया, ये एक कुस्तुनतुनिया जो कि पहले रोम का एक हिस्सा था, अब जो है ये कहाँ पर है, तो मौजूदा हालात में ये तुर्की में है। कहाँ पर है, तो कुस्तुनतुनिया जो है वो मौजूदा टाइम में तुर्की में है, ठीक है, तुर्की में है, ठीक है। कुस्तुनतुनिया जो मौजूदा टाइम में है वो तुर्की में है। और हमने देखा था कि किस तरह से यूरोप और जो ये यूरोप है और यूरोप और तुर्की के बीच जो संधि है, जिसको हमने क्या नाम दिया था, एक नाम था जिसको तुर्की के मध्य ये काला सागर है। और काला सागर को पार करते ही यहाँ पर जो है एक देश पड़ता है, एक जो है रोम में एक जगह पड़ती है जिसको कुस्तुनतुनिया कहा जाता था। और इस कुस्तुनतुनिया को तुर्कियों के द्वारा जो है फतेह कर लिया गया था, जीत लिया गया था। उसके बाद से ही कुस्तुनतुनिया पर पूरी तरह से उस्मानियों का जो है वो नियंत्रण हो गया था। और यहाँ से जो व्यापार था वो किस तरह से धीरे धीरे जो था वो बंद हो गया था, ठीक है। इतना हमने समझ लिया था। उसके बाद अब हम जो है आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा थोड़ा सा बैकग्राउंड था कि हमने किस तरीके से इसको देखा था। अब भारत की खोज की ऐसी क्या ज़रूरत थी यूरोप को कि वो उसको खोजने के लिए इतना तत्पर थे कि हम किस तरह से भारत को खोजें। 1453 में जो है भारत जिस तरह से संपर्क टूटा भारत से, उसके बाद जो है यूरोप के देशों में ज़्यादा आधुनिक शिक्षा का डेवलपमेंट होने लगा था। यहाँ पर ये एक चीज़ बात ध्यान रखें कि जो कुस्तुनतुनिया जो रोम के इस साथ था, जो रोम का एक जगह थी, एक शहर था, एक देश था, जो भी था, तो ये जो है मतलब एक ईसाईयत यानी ईसाई धर्म का एक बहुत बड़ा केंद्र था, ठीक है, ईसाई धर्म का एक बहुत बड़ा केंद्र था। और यहाँ पर कई सारे धार्मिक ग्रंथ, साहित्य जो थे वो लिखे गए थे विद्वानों के द्वारा। तो जब ये तुर्कियों के द्वारा जीता गया और यहाँ पर पूरी तरह से काबिज जो थे वो तुर्की हो गए थे, तो जब रोम से यहाँ से जो थे वो ईसाई जो थे वो जा रहे थे, तो वो कहाँ पर शरण पा रहे थे, तो इटली जैसे देशों में शरण पा रहे थे, ठीक है। इटली के देशों में जो है उन्होंने शरण ली। अब तो लोगों की जो विचारधारा थी वो एक तरह से क्या बन गई थी, यूरोप के लोगों की विचारधारा जो थी वो दो तरह से काम कर रही थी। पहले के जो लोग थे वो थे कैसे थे, पहले का जो मानव जो था वो लॉजिक था, यानी वो एक तरह से तर्क आधार पर आधारित काम करता था। तर्क, किसी भी चीज़ को स्टेटमेंट समझने की कोशिश करता था और उसमें लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते थे कि आखिर क्या है, ठीक। जब ये पहले की घटना है 1453 में, मतलब लोग जो थे वो तर्क आधारित थे, तर्क के ऊपर बात किया करते थे। लेकिन जब 1453 में कुस्तुनतुनिया को जीत लिया गया उस्मानियों के द्वारा, तुर्कियों के द्वारा, तो लोगों का जो मन था वो बदल गया। जो विचारधारा थी बाद में जो थी वो बदल गई। अब क्या हुआ था कि लोग जो थे वो ईश्वर पर डिपेंड होने थे, मानव जो था वो ईश्वर केंद्रित हो गया था, ईश्वर पर निर्भर हो गया था।
निर्भर। ईश्वर पर निर्भर होने का मतलब क्या है कि ईश्वर पर निर्भर होने का मीन्स सीधा सा ये है कि जो भी हो रहा है, चाहे अच्छा हो या वो बुरा हो, वो कौन कर रहा है? ईश्वर कर रहा है। उसका क्रेडिट जो था वो पूरी तरह से किस पर था? ईश्वर पर था। यानी अच्छा हो या बुरा, वो सीधा सीधा ईश्वर के माध्यम से, ईश्वर के द्वारा करा जा रहा है। इसमें जो है मानव कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता। ये जो विचारधारा बनी थी ये 1453 के बाद, जब उस्मानिया सल्तनत ने कुस्तुनतुनिया यानी रोम पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। तो जो साहित्य यहाँ से लिखा गया और इटली की तरफ को लेकर जाया गया, वो साहित्य जो था अब धीरे धीरे करके यूरोप में एक तरह से आधुनिकता का स्वरूप जो था वो तय करने लगा था। देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पर बस समझने की थोड़ी सी कंडीशन ये है कि जो पहले का मानव था, यानी 1453 पर जब यूरोप पर जो है कब्जा नहीं किया था उस्मानिया सल्तनत ने, यानी जो कुस्तुनतुनिया थी वो एक धार्मिक केंद्र भी माना जा सकता था ईसाइयों का, लेकिन उसके माना जा सकता था। तो उसी के ऊपर लोगों की एक अवधारणा ये थी, बनी हुई थी कि जो लोग थे वो तर्क शक्ति यानी तर्क के ऊपर बात करने में ज़्यादा भरोसा रखते थे कि किसी भी चीज़ का साइंटिफिक रीज़न ढूंढने के लिए। बट क्या हुआ कि जब 1453 में ये कंडीशंस बन गई और यहाँ से तुर्कियों का संपर्क जो था वो पूरी तरह से टूट गया, तो मानव जो था वो कहीं ना कहीं इस तरह से इधर का एरिया की बात कर रहे हैं, तो रोम के साइड की, यानी जो हमारा पूरा यूरोप का हिस्सा है, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखने लगा था कि जो मानव जो है वो ईश्वर के ऊपर डिपेंड हो गया था। ठीक, अब जो यहाँ पर साहित्य लिखा गया वो साहित्य रोम या इटली के जैसे देशों में, जैसे कि यहाँ पर इटली पड़ता है, तो इटली जैसे देशों में लेकर के आया गया। अब वो साहित्य जो था वो वापस से कहीं ना कहीं धीरे धीरे जब लोगों ने उसको पढ़ा और प्रिंटिंग प्रेसेस में जो है वो एक तरह से छपना शुरू हुआ और लोगों तक पहुंचा, एक माध्यम बना, एक नई विचारधारा का डेवलपमेंट होने लगा और जो है यूरोप में एक तरह का पुनर्जागरण जो है वो उत्पन्न होने लगा। ठीक है, तो पुनर्जागरण से जब यूरोप में धीरे धीरे पुनर्जागरण की स्थिति बनने लगी, तो जो यूरोप के लोग थे वो कहीं ना कहीं अब जो है ईश्वर पर निर्भर नहीं हो रहे थे, वो पहले जैसे मानव बन रहे थे। यानी वो उनका काम भी क्या था, वो भी ये सोच रहे थे कि किस तरह से ये जो है तर्क के ऊपर आधारित है कि आखिर कुछ चीज़ें हैं जो मतलब जो है ईश्वर के ऊपर डिपेंड नहीं है, कि मानव के ऊपर ही डिपेंड है। अगर कोई सी चीज़ खोजी जाती है तो उसके पीछे का रीज़न क्या होता है। उसी तरह से लोग जो थे साइंटिफिक तरीके की बात दोबारा से करने लगे थे और जो यूरोप का एक बड़ा हिस्सा था वो कहीं ना कहीं अब जो है एक आधुनिकता की तरफ बढ़ने लगा था। उसी क्रम में जब ये आधुनिकता की तरफ जो है वो बढ़ रहे थे और इनका सुझाव जो था वो आधुनिकता की तरफ हो रहा था, तभी यूरोप के लोगों में एक तरह की जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग देशों को अलग अलग जगहों को खोजने की उत्सुकता जो है वो बढ़ रही थी। ठीक, तो यूरोप के जो लोग थे अब कहीं ना कहीं वो अपने देशों से, जैसे कि यूरोप और स्पेन मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ से निकल करके वो अब कहीं ना कहीं दूसरे देशों की खोज करने के लिए तत्पर थे। ना सिर्फ भारत, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखना है कि ये सिर्फ भारत के लिए लागू नहीं हो रही है। हम जब बात कर रहे हैं कि जो यूरोप के लोग थे वो दूसरे देशों की खोज कर रहे थे, उनको मकसद ये नहीं था कि हम सिर्फ भारत को खोजें। भारत तो एक मार्ग था, एक जरिया था कि हम भारत को भी खोजें, लेकिन साथ ही साथ ये पूरी तरह से जो है वो नहीं कहा जा सकता था कि वो सिर्फ भारत की खोज में ही निकल रहे थे। वो दूसरी जगहों के, क्योंकि वो एक आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे थे, मशीनी युग की तरफ जो है वो उनका बढ़ाव हो रहा था, साइंटिफिक तरीके से वो आगे की तरफ बढ़ रहे थे। तो इस कंडीशन में ही वो है भारत के जो है अलग अलग हिस्सों में जो देश है, दुनिया है, उस पूरे दुनिया के पूरे अलग अलग हिस्सों में खोजने की कोशिश जो है वो कर रहे थे। इसी क्रम में क्या होता है कि स्पेन का एक साइंटिस्ट, स्पेन का एक नाविक होता है जिसका नाम कोलंबस होता है। स्पेन का एक नाविक जिसका नाम कोलंबस था, ठीक है। स्पेन का क्या होता है, एक नाविक होता है जिसका नाम कोलंबस होता है, कोलंबस। और ये कोलंबस जो है कहाँ से, स्पेन से यहाँ से निकलता है और स्पेन देश से निकलता है और निकलने के बाद ये रास्ता भटक जाता है
खोज में किसकी निकलता, ये भी कहीं ना कहीं एक तरह से वर्चस्व बना हुआ था कि भारत को खोजा जाए। ठीक है, तो भारत को खोजने के लिए स्पेन से निकला हुआ एक नाविक जो है वो कहाँ निकलता है, अटलांटिक महासागर में होता हुआ सीधे जो है वो अमेरिका की तरफ आता है भारत की खोज में, और उसे ये पता नहीं था कि ये भारत है, तो इसलिए वो इसको एक नया नाम देता है जिसे रेड इंडियन, यानी यहाँ के लोगों को रेड इंडियन के नाम जो है वो देता है, ये अमेरिका के लोगों को वो रेड इंडियन कहता है। ठीक है, इसकी बात यहीं पर ख़त्म हो जाती है। स्पेन के पास इतना जो था इंटरेस्ट नहीं थे कि ये जो है अलग से भारत को खोजें। ठीक, पुर्तगाल जो है बहुत इस मामले में बहुत सुविधाजनक था, वहाँ जो जहाज़ का सिस्टम था, पोतों का सिस्टम था, वो बहुत ज़्यादा आधुनिक था। धीरे धीरे ये लोग आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे थे। उसी क्रम में क्या था कि पुर्तगाल के जो नाविक हुआ करते थे, पुर्तगाल का एक शासक था, एक प्रिंस था जिसका नाम था प्रिंस हेनरी। प्रिंस हेनरी, इस प्रिंस हेनरी को द नेविगेटर के नाम से जाना जाता था। नेविगेटर, नेविगेटर का मतलब होता है नाविक एक तरह से, यानी पथ प्रदर्शक। नाविक, पथ, इसको बोल सकते हैं नाविक। यानी ये जो था ना अलग अलग देशों में खोजने के लिए बहुत इंटरेस्टेड थे, तो उसके ज़रिए क्या था, अलग अलग जगहों पर अपने नाविकों को भेज करके के अलग अलग जगहों का पता लगाया करते थे। तो इसलिए जो है इसको द नेविगेटर कहा जाता था, बहुत रुचि लेते थे ये। प्रिंस हेनरी ने 1487 में, अब देखिए काफ़ी लंबा गैप हो गया है, इससे पहले जो हमने 1453 की बात की थी, अब तक जो है वो भारत की खोज नहीं हुई थी। 1487 में यानी 1487 में, इस 1487 में क्या होता है कि प्रिंस हेनरी जो होता है वो क्या करता है, एक नाविक को जो है वो भेजता है, और जिसका नाम होता है बार्थोलोम्यू डियाज। कब आता है ये, 1487 में। ये प्रिंस हेनरी द नेविगेटर जिसको कहा जाता था, मतलब ये नावों के ऊपर ज़्यादा खर्च करते थे, जगहों को खोजने में माहिर थे, तो इसलिए जो है 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज जो है एक नाविक पुर्तगाल की तरफ से निकलता हुआ, और ये कहाँ पर, अटलांटिक महासागर होते हुए अफ्रीका द्वीप को पार करके ये एक यहाँ पर इस जगह पर पहुँचते हैं। और इस जगह पर जब ये पहुँचता है तो ये देखता है, ठीक, इस जगह पर ये जब पहुंचता है तो ये देखता है कि ये जगह एक तरह से अरबी या ये कहें कि जहाज़ी बेड़ों का एक रुकने का जगह थी, जहाँ पर काफ़ी कोहरा और क्या है कि यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग यानी जो है तूफान सा एक नुमा, जहाँ इस जगह पर चूँकि ये पूरी समुद्र पानी का इलाका था, तो यहाँ पर जो है तूफान का एक एरिया यहाँ पर देखा जा सकता था। तो इसलिए इसने इस जगह को कैप ऑफ स्टॉर्म का नाम दिया, कैप ऑफ स्टॉर्म। ठीक है, कौन सी जगह को, कैप ऑफ स्टॉर्म। ये जो कैप ऑफ स्टॉर्म जगह का नाम देता है, और 1487 में ही, अब ये जो है आगे का इसको कोई रास्ता पता नहीं था कि किस तरह से यहाँ से जो है वो आगे की तरफ बढ़ना है, और किस तरह से ये भी पता नहीं था कि ये जो बढ़ रहे हैं, ये जहाँ से ये लोग जा रहे हैं वो क्या ये भारत की तरफ बढ़ रहे हैं या भारत की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ अब इसको ये भी पता क्लियर नहीं था कि हमें आगे जाकर कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो इसलिए एक तरह से ये अंधेरे का सफ़र था, यानी बिना जानकारी के सफ़र करना उचित नहीं समझा, और यहाँ से 1487 में ही पुर्तगाल के लिए वापस से इसी जगह से लौट गया। जब लौटता है तो प्रिंस हेनरी द नेविगेटर जो होता है वो क्या करते हैं, इस अफ्रीका द्वीप का एक पूरा नक्शा जो है वो तैयार करवा लेते हैं। तो इसने क्या किया था, ये इसको नेविगेटर इसलिए भी कहा था क्योंकि इसने अफ्रीका द्वीप का नक्शा बनवाया था, अफ्रीका द्वीप का नक्शा तैयार करवाया था। ठीक है,
किसके द्वारा? तो बार्थोल्यू डियोस के द्वारा। अब कहानी का जो सिस्टम था वो यहीं पर आगे की तरफ बढ़ता है कि पुर्तगाल से किस तरह से जब इतना ये लोग आगे बढ़ गए हैं तो पुर्तगाल में जो है जैसे ही दूसरा जो है एक राजा बनता है जिसका नाम इमैनुअल मैक्रोन नाम होता है, उसके द्वारा चूँकि अफ्रीका के महाद्वीप तक लगभग ये पहुंच चुके हैं और कैप ऑफ गुड होप तक इसको नाम दिया जा चुका है, लेकिन अभी आगे का रास्ता इतना आसान नहीं है। इनको ये पता ही नहीं है कि अभी हमें भारत के लिए कहाँ तक जाना है। तो पुर्तगाल से ही एक दूसरा जो है नाविक जो है वो निकलता है, पुर्तगाल से ही एक और नाविक जो है वो निकलता है। इसका जो नाम था वो था कैप ऑफ गुड होप, कैप ऑफ स्टोन। शुरू में इसका नाम जो है वो ये रखा गया। अब होता क्या है, कोलंबस 1487 में निकलता था और ये स्पेन पहुंचने की जगह का भारत पहुंचने की जगह कहाँ पहुंच गया? अमेरिका पहुंच गया और इसने यहाँ पर रेड इंडियंस इसको जो है वो नाम दिया। पुर्तगाल से ही एक दूसरा यात्री निकलता है, वो कब निकलता है? सन 1497 में, ठीक है, 1497 में, और जिसका नाम होता है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा 1497 में निकलता है यहाँ से, और इसी रास्ते का माध्यम, रास्ते को पकड़ करके वो आगे की तरफ बढ़ता है। और इसकी किस्मत कहें या फिर एक तरह से कुछ भी कहें इसके, तो यहाँ पर जब ये कैप ऑफ स्टॉर्म पर पहुँचता है तो यहाँ पर जो है इसको एक अरबी, यहाँ पर चूँकि यहाँ से जो थे हिंद महासागर, ये पूरा हिंद महासागर का क्षेत्र है, और हिंद महासागर में अरबी जो लोग थे वो भारत में अरब से आकर के क्या करते थे? व्यापार करते थे। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में यहाँ पर इसको एक जो है वो क्या मिलता है? एक व्यापारी मिलता है जिसका नाम होता है अब्दुल मनीक। ठीक है, अब्दुल मनीक से की जो है मुलाकात होती है। ये एक तरह का व्यापारी होता है जो अरब का होता है शायद, और यहाँ से जो है वो भारत की तरफ जो है व्यापार करने का काम कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पर मैं साथ ही साथ एक चीज़ आपको ये बताता भी चलता हूँ कि आखिर यूरोप में इतनी क्यों उथल पुथल थी कि किस तरह से जो है वो भारत को खोजा जाए, और क्यों खोजा जाए, कि भारत में ऐसा क्या था। तो ये जितने भी हिस्से हैं यूरोप के, वो सब कैसे थे? ठंडे इलाके थे, यानी एक तरह से यहाँ पर मीट मसाला मछली जो थी वो ज़्यादा खाई जाती थी। तो जो भारत का मसाला था, जैसे अदरक, काली मिर्च, लौंग, ये सब जो थी वो बहुत ज़्यादा काम में आती थी मीट को तरोताज़ा रखने में और एक लंबे टाइम तक उसको बना करके रखने में। तो इसलिए जो यूरोप के वासी थे वो सोच रहे थे कि किसी तरह से जो है उनको भारत की खोज मिल जाए, ताकि वहाँ से कुछ मसाला जो है वो सप्लाई किया जा सके। ठीक है, अब्दुल मनीक। तो वापस आते हैं इसी कहानी पर। 1497 में वास्को डी गामा जो है वो भारत से पुर्तगाल से निकलता है, और पुर्तगाल से निकल करके जो है कैप ऑफ स्टॉर्म पर पहुंचता है, और यहाँ पर इसी को नाम देता है वो कैप ऑफ गुड होप। इसको नाम दिया जाता है कैप ऑफ गुड होप, कैप ऑफ गुड होप, यानी आशा की एक द्वीप, यानी इसको कहा जाता है आशा द्वीप, आशा अंतराद्वीप, अंतर द्वीप। यानी वास्को डी गामा को ये लगता है कि शायद जब इसकी मुलाकात होती है तो उसको ये लगता है कि कहीं ना कहीं अब भारत के हम नज़दीक हैं, और भारत की जो खोज है वो यहीं पर आगे जाके कहीं ना कहीं समाप्त होने वाली है। जब अब्दुल मनीक जो है वो इसको सपोर्ट करता है, और ये इस हिंद महासागर के रास्ते से होते हुए कहाँ पहुँचते हैं? तो ये पहुँचते हैं भारत, और कब? 1498 में। 1498 में 1400 ये जगह है, ठीक। और इस जगह पर 1498 में यानी 12 महीने का सफ़र तय करने के बाद कौन? वास्को डी गामा जो है कहाँ पर पहुँचता है? तो ये केरल के तट पर अब्दुल मनीक, केरल के तट पर, जिसका नाम
आज की डेट में उसका नाम है कोझिकोड या जिसे कहा जाता था कालीकट पर पहुंचता। और यहाँ का जो राजा होता है जमोरिन, वो जो है इसका क्या करता है, स्वागत करता है। ठीक है, इतनी चीज़ें जो हैं वो हमने यहाँ पर देखी। ठीक है, तो जब 1498 में वास्को डी गामा एक लंबा सफ़र 10 महीनों का तय करने के बाद वास्को डी गामा केरल के तट पर पहुंचता है, और कोझिकोड इसको केरल का तट जो है उसे कहा जाता है, और जमोरिन जो होता है वो इसका स्वागत करता है हिंद महासागर को पार करते हुए, जिसका नाम कैप ऑफ स्टॉर्म शुरू में रखा जाता है, बाद में इसको कैप ऑफ गुड होप, अगर हिंदी में कहा जाए इसको तो आशा अंतर्द्वीप के नाम से इसे जाना जाता है। तो इस तरह से 1498 में पुर्तगाल के द्वारा या वास्को डी गामा के दोबारा से एक बार फिर समुद्री मार्ग के द्वारा भारत की खोज जो है वो की गई थी 1498 में। यहाँ पर इस चीज़ को अगर हम थोड़ा सा समझ लें कि जो भारत है हमारा ये, ठीक, जो भारत का ये जो हिस्सा है, ये वाला जो तट है, इसको बोला जाता है मालाबार का तट, मालाबार का तट। और ये जो होता है इसको बोलते हैं कोरोमंडल का तट, कोरोमंडल का तट, कोरोमंडल तट। ठीक है, कोरोमंडल तट, यहीं पर ये केरल का एक हिस्सा है, ये हिस्सा केरल है। ठीक है, यहीं पर केरल जो है वो, तो ये इस तरह से पिक्चर जो है वो पूरी एक तरह से क्लियर हो जाती है कि किस तरह से जो भारत का जो मार्ग है वो कहीं ना कहीं भारत के लिए एक रास्ता जो है वो खुल चुका था। भारत तक पुर्तगाली यात्री जिसका नाम वास्को डी गामा होता है वो भारत तक पहुंच चुका है। संक्षेप में अगर हम इसकी बात करेंगे तो सीधी सी बात है कि तुर्कियों ने जो था वो जब कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण किया। अच्छा, कुस्तुनतुनिया जो है आज कहाँ पर है, मैंने बताया था आपको, ये जो तुर्की इलाका है, एरिया है पूरा ये तुर्कियों के कब्जे में है। ठीक है, आज भी तुर्की के पास है, और इस कुस्तुनतुनिया को इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है, इस्तांबुल। ठीक, इस कुस्तुनतुनिया को इस्तांबुल कहा जाता है। ठीक, तो ये कुस्तुनतुनिया है। तो 1453 में जब यूरोप पर या रोम पर पूरी तरह से उस्मानिया सल्तनत का जब कब्जा हो जाता है, तो जो यूरोप के वासी होते हैं वो कहीं ना कहीं, जो रोमन साम्राज्य के वासी होते हैं वो कहीं ना कहीं अब इटली की तरफ जाते हैं, और वहाँ से जो है यूरोप के जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं अब दूसरे देशों की तलाश में निकलते हैं। उसी क्रम में वास्को कोलंबस जो स्पेन का एक नाविक होता है, ये कहा जाता है ये अटलांटिक महासागर होते हुए अमेरिका पहुंचता है, और यहाँ पर इन्हें रेड इंडियन के नाम से नाम देता है। इसी तरह से जब यूरोप के संदर्भ में ये जानकारी आती है कि अमेरिका भी कोई एक द्वीप है, तो वो अमेरिका पर भी अब जो है कब्जा करने की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, पुर्तगाल का जो पहला यात्री होता है जिसको हम कोलंबस के नाम से जानते हैं वो बार्थोलोम्यू ड्यूमियास। ये जो बार्थोलोम्यू ड्यूमियास होता है वो कहाँ पर, कैप ऑफ गुड होप पर पहुँचता है, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद वो आगे तो नहीं बढ़ पाता है, वापस कहाँ लौटता है, पीछे की तरफ अपने देश पुर्तगाल की तरफ लौट जाता है। समझदारी इन लोगों की ये होती है कि ये जिस रास्ते को तय करते हैं उसी का नक्शा बनाते हुए चलते हैं। तो इस तरह से अफ्रीका का जो ये हिस्सा होता है वो पूरी तरह से इसका मैप तैयार कर लिया जाता है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ये रह गई है कि जो 1497 में जब ये भारत की तरफ निकलता है तो यहाँ पर एक शासक होता है पुर्तगाल का जिसको बोला जाता है इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल प्रथम। ठीक है तो ये क्वेश्चन कभी बन जाता है और अक्सर बनता है कि वास्को डी गामा जब भारत की यात्रा के लिए या समुद्री मार्ग से भारत की यात्रा के लिए जब निकलता है तो उस समय पुर्तगाल का शासक जो होता है वो कौन होता है, तो सीधा सा आंसर उसका बनेगा इमैनुअल मैक्रोन।
अफ्रीका द्वीप पर ये पहुंच चुका है। लेकिन अब चूंकि भारत की खोज हो चुकी है, जब ये यहाँ पर आता है तो जो जमोरिन जो राजा होता है वो इसका स्वागत करता है और स्वागत के संपर्क में स्वागत करता है। अब स्वागत करने का क्या रीज़न है वो उसके हम अगले वीडियो में देखेंगे। 1458 में जब ये भारत आया है और जो है खोज भारत की पूरी तरह से पूरी हो जाती है, तो यहाँ से जो है वो माल लेकर के जाता है। और जो ये माल लेकर जाता है, क्योंकि ये व्यापार करने के प्रथम उद्देश्य से आए होते हैं, और व्यापार करने के जब उद्देश्य से आते हैं तो जो माल लेकर जाता है कहा जाता है कि सब खर्चा निकालने के बाद इसको 60 गुना, कितना गुना, 60 गुना लाभ प्राप्त होता है। यानी जितना भी इसने खर्च किया था 1 साल के दरमियान, इसने जितना भी खर्च किया था वो सब के सब सिस्टम के सब खर्च निकालने के बाद इसको उस मसाले से जो कि यहाँ से लेकर जा कर के वो इसी मार्ग से वापस जाता हुआ अफ्रीका की तरफ जा कर के अपने देश वापस पुर्तगाल जाता है। और इस मार्ग से जो वापस मटेरियल, जो कच्चा माल, वो यहाँ से मसाले जो लेकर के जाता है वो अपने देशों में यानी यूरोप के देशों में 60 गुना अधिक माल पर बेचता है। इसी क्रम में जब यहाँ से लोगों को ये चीज़ पता चलती है, यहाँ से मुनाफा देखते हैं, तो वो यहाँ से निकलकर 1498 में ही क्या करते हैं, भारत की तरफ निकलना अब जो है व्यापार करने की तरफ के उद्देश्य से यहाँ पर बढ़ रहे होते हैं। इसी क्रम में जब हम बात करते हैं कि इनके उद्देश्य क्या थे, कि ये आखिर जो आ रहे थे तो इनके आने के उद्देश्य क्या थे, उद्देश्य पूछ लिए जाते हैं। उद्देश्य, तो पहला उद्देश्य था इनका व्यापार करना। व्यापार करना, ठीक, पहला उद्देश्य इनका ये था भारत आने का व्यापार करना। दूसरा उद्देश्य जो था वो था धार्मिक प्रचार प्रसार करना। देखिए धार्मिक प्रचार प्रसार ये लोग क्यों कर रहे थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कुस्तुनतुनिया कहीं ना कहीं एक ऐसा साम्राज्य था या रोमन साम्राज्य जो ईसाईयत का केंद्र माना जाता था। तो जब ईसाईयत पर पूरी तरह से इस केंद्र पर ही अरबियों का या तुर्कियों का जो है नियंत्रण हो गया था, तो उस नियंत्रण से लोगों की जो विचारधारा थी वो कहीं ना कहीं ये कमज़ोर होने लगी थी कि जो ईश्वर है वो पर विश्वास जो था वो लोगों का कम होने लगा था, कि किस तरह से ईश्वर जो है वो कुछ नहीं कर रहा है उसके लिए जो है। तो ईसाईयत धर्म जो था वो कहीं ना कहीं अब कमज़ोर यानी सिचुएशन में आ गया था। तो पुर्तगाल यानी यूरोप के जो लोग थे उनका दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य ये था कि जो धार्मिक है, जो ईसाई है, उसका किस तरह से प्रचार प्रसार किया जाए। और तीसरा जो एक उद्देश्य इनका यहाँ रहा है वो है, देखिए तीसरा उद्देश्य क्या था, हिंद महासागर पर नियंत्रण। सागर पर नियंत्रण, तीसरा हिंद महासागर पर नियंत्रण करना। अब ये हिंद महासागर पर नियंत्रण क्यों करना चाहते थे, क्योंकि जो वास्को डी गामा आया भारत और यहाँ पर जो था किसी भी फैक्ट्री को यहाँ पर स्थापित करने की अनुमति जो है वो जमोरिन के द्वारा नहीं दी गई है। तो उसको ये लगा कि क्यों नहीं दी गई थी, क्योंकि जो अरबी लोग थे, जो तुर्की लोग थे, वो कहीं ना कहीं हस्तक्षेप उनका जो भारत के राजाओं के दरबार में था वो काफ़ी था। तो इसलिए वो एकदम से अचानक से कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं थे, ठीक। तो 1498 में जब यहाँ से वापस लौट करके ही जो है ये जाता है, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर ये लोग देख रहे थे कि किस तरह से हर एक चीज़ का नक्शा बनाते हुए चल रहे थे। इसी तरह से जो वास्को डी गामा है इस पूरे हिंद महासागर की सिचुएशन को देख रहा था, और उसने ये देखा था कि जो तुर्की है वो तुर्की जो है वो यहाँ पर बहुत कमज़ोर है। तुर्की क्या है, कमज़ोर है। तुर्की कमज़ोर है, क्यों कमज़ोर है, क्योंकि उनके पास कोई भी नौसेना नहीं है। वो सिर्फ उनका मकसद है कि जो है वो भारत पर जो है व्यापार कर रहे हैं। अरबी भी जो थे, जो तुर्की थे, वो भी कहीं ना कहीं भारत पर व्यापार ही कर रहे थे। तो वो ये देखता है कि किस तरह से अगर भारत पर या हमें व्यापार करने की सिचुएशन आगे बनाते हैं तो हमें हिंद महासागर का रास्ता जो है उसको मजबूत करना होगा। और इसी के क्रम में उन्होंने ये सोचा
जो एक पूरी रूप रेखा थी उसको बना करके तैयार किया कि 1400 जो है यहाँ पर हिंद महासागर पर क्या क्या सिचुएशन है, यहाँ पर नौसेना नहीं है, यहाँ पर जो है तटों की रक्षा नहीं है, इस तरह से भारत में इस रास्ते के द्वारा आना ही सबसे लाभदायक चीज़ होगी। तो इस तरह से पूरी रूपरेखा बना करके वास्को डी गामा 1498 में ही अपने देश वापस पुर्तगाल चला जाता है। और जो है इसके आगे का जो प्रोसेस है, किस तरह से जो है यहाँ पर कंपनियाँ आना शुरू हुई। पुर्तगाल पहला देश था जो भारत के अंदर दोबारा से एंटर कर रहा था। ठीक है, तो दोस्तों आपको अगर हमारी वीडियो आज की पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।